होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की ये वीडियो नंबर 3 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दूध का पौष्टिकीकरण और निजमीकरण के बारे में। इसमें दूध के विभिन्न स्वरूप के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में दूध का संगठन तथा दूध में पाए जाने वाले सभी पौष्टिक तत्वों के बारे में डिटेल में बताया गया था। यदि वो वीडियो आपकी छूट गई है तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल के होम पेज पर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से अपनी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेसन में मुख्य बिंदु रहेंगे दूध का पौष्टिकीकरण, दूध का निजमीकरण, दूध के विभिन्न स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, दूध से निर्मित पदार्थ कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे और दूध के प्रयोग में सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए इसके बारे में जानेंगे। दूध का पौष्टिकीकरण। पौष्टिकीकरण द्वारा दूध को खराब होने से और दूध के पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जाता है, क्योंकि कच्चा दूध जल्दी खराब हो जाता है। इसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टस नाम के लैक्टोबैसिलस लैक्टस नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो कि लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो उससे क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है। पौष्टिकरण टेक्निक के द्वारा दूध में पहले से उपस्थित इन जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है और इसमें क्या होता है कि इस क्रिया में पौष्टिकरण में दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, या फिर 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है। और उसके बाद तुरंत दूध को बहुत जल्दी से शीघ्रता से ठंडा कर देते हैं। इसी क्रिया को पौष्टिकरण कहते हैं। इस क्रिया से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और उसके पोषक तत्व भी बने रहते हैं। दूध का निजमीकरण अर्थात जीवाणुनाशन करना। दूध को जीवाणुओं से सुरक्षित रखने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च ताप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 120 डिग्री सेल्सियस से 126 डिग्री सेल्सियस तक का ताप इसमें प्रयोग किया जाता है और उच्च ताप 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच में रखकर दूध को निजमीकरण किया जाता है। इस दूध को निजमीकृत डिब्बे में बंद कर दिया जाता है और ये दूध 3 से 6 माह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूध के विभिन्न स्वरूप। नंबर 1 है शुद्ध दूध। ये दूध प्राकृतिक स्वरूप का होता है, जैसा कि हम सभी लोग पीते हैं, दूधिया से लेते हैं। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है। पानी या अन्य किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है और जो प्राकृतिक दूध होता है वो मीठा, स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक होता है। अगला है दूध पाउडर। इस दूध को वैज्ञानिक विधियों से सुखाया जाता है। दूध का जल वाष्पित होकर निकाल दिया जाता है और यह हल्के पीले रंग के पाउडर के रूप में जो है शेष रह जाता है। दूध को सुखाते समय इसमें उपस्थित विटामिन बी और सी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन विटामिन ए और डी बने रहते हैं, इसमें वो नष्ट नहीं होते हैं। नष्ट हुए विटामिन बी और सी जो नष्ट हो चुके हैं, उनको बाहर से मिलाकर इसको पूर्ति कर दी जाती है। दूध पाउडर को उबलते पानी में मिलाकर प्राकृतिक दूध प्राप्त कर सकते हैं। दूध पाउडर को सुविधाजनक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। हर समय सुगमता से उपलब्ध रहता है और ये दूध पाउडर, सूखा दूध जो होता है, शिशुओं के लिए उपयुक्त आहार होता है, उन शिशुओं के लिए जिन्हें माँ का दूध प्राप्त नहीं हो पाता। अगला है गाढ़ा दूध, कंडेंस्ड मिल्क। वैज्ञानिक विधि से इसको भी तैयार करते हैं। इसमें दूध से जल को वाष्पित करके बाहर निकाल दिया जाता है और इसमें अतिरिक्त शर्करा यानी इसमें चीनी मिला दी जाती है, शर्करा मिला दी जाती है, जिससे कि शहद के समान गाढ़ा हो जाता है, जिससे यह अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सके। इसके बाद इसको एयरटाइट डिब्बों में उच्च ताप और उच्च दाब पर पैक कर दिया जाता है।
डिब्बों को खोलने के पश्चात दूध का उपयोग 1 सप्ताह में कर लेना चाहिए, नहीं तो इसमें जीवाणु पनपने की संभावना होती है। ये बच्चे के लिए उपयुक्त आहार नहीं होता क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है और भारी होता है, गरिष्ठ होता है, देर से पचता है। लेकिन किशोरों और वयस्कों के भोजन में इसका उपयोग किया जा सकता है। सामान्यतः इसका प्रयोग चाय, कॉफ़ी और मिठाइयों के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला है वसा रहित दूध, स्किम्ड मिल्क। प्राकृतिक दूध या शुद्ध दूध से वसा निकाल लेने के बाद जो शेष रह जाता है दूध, उसको वसा रहित दूध या सप्रेटा या मखनिया दूध भी कहते हैं। इसमें वसा नहीं होती है, बाकी सारे पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण, विटामिन आदि सब पाए जाते हैं। ये वसा रहित दूध हृदय रोगियों और ऐसे रोगी बच्चों और किशोरों के लिए लाभदायक होता है जिनको वसा से परहेज बताया जाता है। जिनका कोई ऐसा इलाज चल रहा है जिसमें वसा या चिकनी चीज़ें नहीं खानी है, तो उनको इस तरह का वसा रहित दूध पीना चाहिए। घर पर भी वसा रहित दूध तैयार कर सकते हैं। दूध को उबाल कर ठंडा करें और उसको फ्रिज में रख दें, तो जो वसा है वो ऊपर मलाई के रूप में इकट्ठी हो जाती है और मलाई को अलग करने के बाद जो दूध बचता है वो वसा रहित दूध प्राप्त हो जाता है। या फिर दुकानों पर जाकर क्रीम निकालने वाली मशीन होती है, वहाँ पर दूध को जो है मशीन में घुमाने पर वसा अलग हो जाती है और दूध अलग हो जाता है। वसा रहित दूध अलग प्राप्त हो जाता है। वसा रहित दूध मोटे व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। अगला है नंबर 5, खमीरीकृत वसा, फर्मेंटेड मिल्क। दूध का खमीरीकरण जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, यानी बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। इससे जो है दही बन जाती है। पहले दूध से दही बनाया जाता है, फिर दही को मथ कर मट्ठा प्राप्त किया जाता है और इसे ही खमीरीकृत दूध कहते हैं। यानी मट्ठा जो है ना, उसी को खमीरीकृत दूध कहते हैं, फर्मेंटेड मिल्क कहते हैं। ये बहुत ही सुपाच्य होता है और ये प्राकृतिक दूध की अपेक्षा जल्दी पच जाता है। ये दूध के समान बहुत पौष्टिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में दूध की जगह मट्ठा बहुत लाभदायक होता है। दही को मथकर इसमें से मक्खन निकालकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूध से निर्मित पदार्थ, सबसे पहले है दही, कर्ड। दूध से दही बनाने के लिए दूध को गर्म करके वातावरण के अनुसार ठंडी या गर्म अवस्था में थोड़ा सा दही मिला लेते हैं। इसे जामन लगाना कहते हैं। यानी कि दूध में मौसम के अनुसार थोड़ा सा दही मिलाने की क्रिया को जामन लगाना कहते हैं। इससे दही में उपस्थित जीवाणु अपनी संख्या में वृद्धि करके, बैक्टीरियाज अपनी संख्या में वृद्धि करके दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। इससे दूध दही में बदल जाता है। गर्मी की ऋतुओं में जीवाणु की संख्या में वृद्धि बहुत तेज़ी से होता है। गर्मी की ऋतुओं में दूध जो है दही में 2 से ढाई घंटे में परिवर्तित हो जाता है और सर्दियों में यह 8 से 10 घंटे का समय लेता है। तो सर्दियों में जल्दी दही जमाने के लिए दूध को हल्का सा गर्म कर लेना चाहिए। दूध की तुलना में दही अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि दही में उपस्थित कैल्शियम और फास्फोरस का आहार नाल में अवशोषण आसानी से हो जाता है। जिन व्यक्तियों को दूध नहीं पचता है, उन्हें भोजन में दही का प्रयोग करना चाहिए। ये उनके लिए लाभदायक रहेगा। अगला है मट्ठा, बटर मिल्क। दही के मथने से मट्ठा प्राप्त होता है। दही को जो मथनी के द्वारा मथा जाता है, तो उसकी चिकनाई निकालने के बाद, उसका मक्खन निकालने के बाद जो शेष बचता है उसको मट्ठा कहते हैं। मट्ठा और या फिर कहीं कहीं छाछ भी कहते हैं। मट्ठा दूध की तुलना में अधिक पोषक माना जाता है। इसमें केवल वसा नहीं होती है, बाकी सारे सुपाच्य, बाकी सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। ये बहुत ही सुपाच्य होता है। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में अधिक लाभदायक होता है। जो लोग वसा का परहेज करते हैं उनके लिए मट्ठा बहुत ही उपयुक्त आहार होता है। अगला है मक्खन, बटर। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध को पहले दही बना लेते हैं, फिर दही को मथनी के द्वारा मथकर उससे मक्खन निकाल लेते हैं। नीचे मट्ठा बचता है। क्योंकि मक्खन जो है जल से हल्का होता है, इसलिए वो मट्ठे के ऊपर तैरने लगता है और इसको अलग कर लेते हैं। इस मक्खन में 80 से 85% तक वसा की मात्रा होती है, 15 से 17% तक जल की मात्रा होती है और 2% तक इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं और 1% इसमें अन्य पदार्थ पाए जाते हैं।
तो मक्खन जो है उसको अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें थोड़ा-सा नमक मिलाकर फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत अधिक समय तक जो है सुरक्षित रहेगा। दूध से निर्मित होने वाला पदार्थ घी है। ये घी जो है उस मलाई को, जो मक्खन अलग किया है या मलाई अलग की है, उसको गरम करने के बाद जो है उसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं वो जल जाते हैं, शेष रह जाते हैं ऊपर, और घी जो है ऊपर तैरने लगता है। इसको छलनी के द्वारा अलग कर लिया जाता है। घी को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए घी जो है दूध का एक ऐसा रूप है जो अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। गर्म जलवायु वाले देशों में मक्खन की अपेक्षा घी का उपयोग अधिक किया जाता है। घी बनाते समय विटामिन ए नष्ट हो जाता है। घी में लगभग 99% तक वसा होती है और घी को अधिक समय तक सुरक्षित रखने से इसकी सुगंध और पौष्टिकता में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, इसलिए बीच बीच में इसको गर्म करते रहना चाहिए। और घी मांसपेशियों को बहुत पुष्ट करता है। मांसपेशियों मतलब वो हेल्थ बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला है छेना एवं पनीर। उबलते दूध में टाटरी या नींबू का रस डालकर दूध को फाड़ देते हैं। दूध का टाटरी और नींबू के रस को जब दूध में डालते हैं तो उसका जो केसिन प्रोटीन है वो छोटे छोटे थक्कों के रूप में अलग हो जाता है, और इन्हीं थक्कों से पानी अलग करने के बाद उसको बारीक कपड़े से छान लेते हैं। और इस केसिन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब छेने के रूप में रह जाते हैं। छेना में खनिज लवण नहीं होते क्योंकि वो पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। छेना में कुछ मात्रा में जल शेष रहता है। जल की उपस्थिति के कारण छेना को अधिक समय तक संरक्षित नहीं रख सकते हैं, इसलिए छेना को जो है उसका सारा पानी निकालने के बाद उसको दबाकर रख देते हैं और उसके बाद उसका पनीर बना लेते हैं। इस छेने से जो है मिठाइयाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं। अगला है खोया या मावा। कढ़ाई में दूध को गर्म करते रहते हैं और इसको चलाते रहें तो इसके बाद क्या होता है, लास्ट में एक जो दूध ठोस के रूप में बदल जाता है, इसे ही खोया कहते हैं। इसमें जल की मात्रा बहुत कम रह जाती है और वसा युक्त प्रोटीन सबसे अधिक होता है। लैक्टोज शर्करा के कारण ये खोया प्राकृतिक रूप से थोड़ा मीठा लगता है। दूध की तुलना में ये बहुत अधिक गरिष्ठ होता है, भारी होता है, पचाने में थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है और ये सुपाच्य नहीं होता है। खोए का प्रयोग मिठाई बनाने में किया जाता है। अगला है क्रीम। इसमें इस कच्चे दूध से इसको प्राप्त किया जाता है मशीन की सतह से। इसमें वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है और जल और अन्य घटक जैसे अन्य पोषक तत्व, प्रोटीन, शर्करा, खनिज लवण आदि की मात्रा कम हो जाती है। व्यापारिक स्तर पर क्रीम जो है 3 प्रकार की पाई जाती है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हल्की क्रीम। इसमें वसा जो है 15 से 20% तक पाई जाती है। इसका उपयोग चाय, कॉफ़ी, लस्सी, फ्रूट क्रीम आदि बनाने में किया जाता है। दूसरे प्रकार की क्रीम है मध्यम क्रीम। इसमें वसा की मात्रा 25 से 35% तक पाई जाती है। इसका प्रयोग केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम और गाढ़ी क्रीम में किया जाता है। और तीसरा है गाढ़ी क्रीम। इसका प्रयोग इसमें 40% वसा पाई जाती है और इसका प्रयोग मक्खन, घी आदि बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं दूध के प्रयोग में सावधानियाँ। किसी रोगी पशु का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे पशु का दूध नहीं प्रयोग करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए जिसको इंजेक्शन लगाया जाता हो या उसका किसी प्रकार का इलाज चल रहा हो। अगला है दूध निकालने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी मैंने बताया कि दूध को बहुत से दूध या भैंस या गायों से इंजेक्शन लगाते हैं, तब उसके बाद इंजेक्शन लगाने से ही वो दूध दे पाती हैं। तो ऐसे दूध को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है कच्चे दूध का सीधे प्रयोग नहीं करना चाहिए। कच्चा दूध यानी बिना उबाले दूध को उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको नहीं पीना चाहिए। दूध को सदैव उबाल कर रखना चाहिए। दूध को स्वच्छ बर्तन में रखना चाहिए, साफ सुथरे बर्तन में रखना चाहिए। दूध को छान कर बर्तन में रखना चाहिए। बच्चों को पानी मिलाकर उबाल कर ठंडा करके ही देना चाहिए।
जो दूध प्राकृतिक रूप में आता है उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको उबाल कर फिर ठंडा करके तब बच्चों को या सबको पीने के लिए देना चाहिए। रात्रि को भोजन के लगभग 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। रात को सोने से पहले भोजन करते हैं तो उसके 1 घंटे बाद दूध लेना चाहिए। इससे खाना आसानी से पच जाता है, खाना पचाने में बहुत सहयोग करता है दूध। हल्का सा गुनगुना पीना चाहिए, अधिक गर्म नहीं पीना चाहिए। दूध को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। तो ये सब थी दूध के प्रयोग में सावधानियाँ। अब समय है गृह कार्य का। आज का प्रश्न है गृह कार्य में दूध का पौष्टिकीकरण किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है दूध के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं, संक्षिप्त वर्णन लिखिए। इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको अगर कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लगातार पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।